बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार आ गई, लेकिन बांग्लादेश का आखिर आका कौन है? आखिर किसने तख्तापलट की पटकथा लिखी और अब बांग्लादेश को कट्टरपंथ के रास्ते पर चलाने में उसका हित क्या है? सवाल यह भी कि अब शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश क्या सोचेगा। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार आखिर कब रुकेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। बांग्लादेश में पॉलिटिक्स हाई है। क्या मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के मुखिया बनने के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी? मतलब ये कि अंतरिम सरकार से बात बनेगी। तख्ता पलट के बाद हिंसा का बोलबाला है। शेख हसीना के जाने के बाद से उनके समर्थकों के साथ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ चुके हैं। आखिर अमन कब कायम होगा? अंतरिम सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं भारत सरकार को उम्मीद है कि वहाँ की सरकार लोगों का ध्यान रखेगी और उनके हित में काम करेगी। हर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपने लोगों का ध्यान रखें और उनके हित में काम करें, और जितना जल्दी से जल्दी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था उस देश में बहाल होगा, उससे उस देश के लोगों के लिए और साथ साथ पूरे क्षेत्र के लिए ये बेहतर होगा। वहीं भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है। Regarding attacks and minorities situation, this particular issue was also addressed by External Affairs Minister in his suo motu statement. We are also monitoring the situation, as you know, with regard to the status of minorities. There are also reports that various initiatives have been taken by groups and organizations to ensure the protection and well-being of the minorities. बहरहाल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के बीच तल्खी जंग जाहिर है। ऐसे में बांग्लादेश के पॉलिटिक्स किस दिशा की ओर करवट लेगी, ये जानना बहुत कठिन नहीं है। सवाल ये भी है कि अंतरिम सरकार का आका कौन है? किसके इशारे पर छात्र आंदोलनों को हवा दी गई? ये भी एक दुनिया में रिकॉर्ड बन चुका है कि कोई सरकार छात्र आंदोलन से भी गिर सकती है। बहरहाल शेख हसीना ने व्हाइट मैन ऑफर वाली बात कहकर पहले ही विदेशी हस्तक्षेप की बात की थी, तो देखना होगा कि क्या यूनुस सरकार उसी पर मुहर लगाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त पैनल में। जेके त्रिपाठी हैं, पूर्व राजनयिक, और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। विनोद जी, सबसे पहले मैं सवाल आपसे ही करूंगा। मोहम्मद यूनुस, चेहरा तो सामने है मोहम्मद यूनुस का, लेकिन क्या वाकई सरकार का यही चेहरा है या पर्दे के पीछे कोई और है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें केवल मोहम्मद यूनुस का ही हाथ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे काफी स्टेक होल्डर्स हैं। और जिस तरह से विदेशी ताकतों का की तवक्को की जा रही है, उससे बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इसके जो मेन चीफ आर्किटेक्ट हैं वो यही रहे हैं, क्योंकि विदेशों में रह के ये इस तरह की प्लानिंग कई सालों से चल रही थी। अगर आप देखें कि पिछले करीब 4-5 महीने शेख हसीना काफी प्रेशर में थी, और इसको अगर आप देखें, जैसे चीन में भी जब वो गई तो वहां से अपनी जो यात्रा है उसको छोड़ के आई। भारत के भी उनके 2 दौरे हुए, और ये स्टूडेंट अनरेस्ट जो इंस्टिगेट किया है, इसमें ISI, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का भी हाथ इसमें देखा जा रहा है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए केवल एक स्टूडेंट अनरेस्ट किसी सरकार को गिरा नहीं सकता, लेकिन उसमें जो बांग्लादेश की सेना है वो भी शामिल है। और आपको पता ही है कि खालिदा जिया, जब मेजर जियाउर रहमान थे, जब उन्होंने कूप किया था, तो उस समय भी उनकी जो एलिजेंस थी या उनकी जो ज्यादा नजदीकियां थी, वो पाकिस्तान की तरफ थी। तो यकीनन ये एक कट्टरवाद का नतीजा है, और इसको ध्यान में रखते हुए इसमें विदेशी ताकतों का जो हस्तक्षेप है या जो दखल अंदाजी है, उससे बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते। आपने चीन और पाकिस्तान को लेकर तो शक है, और शक क्या, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने तो पोस्ट भी किए हैं, जो यहाँ पर विदेश मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में बताया भी राहुल गांधी के सवाल पर। और चीन का स्टेक, अब चूंकि आपने जिस दौरे की बात की, वो दौरा बीच में छोड़कर शेख हसीना आ जाती हैं और तीस्ता परियोजना को लेकर ऐलान करते हैं कि भारत के साथ हम मिलकर इससे पूरा करेंगे।
अमेरिका का नाम आपने लिया, व्हाइट मैन। इसी साल मई महीने में शेख हसीना ने कहा था कि व्हाइट मैन ने एक ऑफर किया कि आप हमें मिलिट्री एयरबेस बनाने दीजिए, तो हमने उस ऑफर को ठुकरा दिया। क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है अमेरिका के इंटरेस्ट की? यकीनन देखिए, अमेरिका प्रेशर डाल रहा था बांग्लादेश में कि भाई जो आपकी सेंट मार्टिन आइलैंड है वहां उसे एक बेस दिया जाए। और क्योंकि अमेरिका चाइना को भी एक राइवल के रूप में देख रहा है, क्योंकि चाइना की प्रेजेंस, चाहे वो BRI इनिशिएटिव्स हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, या और जिस तरह की उसका फुटप्रिंट है आसियान में, तो यकीनन अमेरिका एक थ्रेट सी महसूस कर रहा था। और क्योंकि बांग्लादेश, शेख हसीना की जो सरकार थी उसकी नजदीकियां भारत वर्ष से ज्यादा थी और प्रो इंडिया उसको बिल्कुल बताया जा रहा था। तो ये सब जितनी भी ताकतें हैं, दहशतगर्दी ताकतें हैं, या जो इस तरह की जो एंटी नेशनल जो फोर्सेस हैं, वो सब इकट्ठा हुए हैं। और अमेरिका, आप देखिए, अमेरिका ये पहला कोई वाकया नहीं है। अमेरिका ने कई देशों में इस तरह की सरकारें गिराई हैं और बनाई हैं। तो यकीनन ये, लेकिन एशिया के लिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आप देखिए पहले श्रीलंका में इस तरह का बहरान हुआ। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर क्या ये है कि क्या अमेरिका, चीन, पाक एक मंच पर आ सकते हैं इस साजिश के पीछे? नहीं, एक मंच पे तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, उनके परमानेंट इंटरेस्ट जरूर कन्वर्ज होते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए, जब USSR का विघटन हुआ 1991 में, तब अमेरिका ने चाइना का इस्तेमाल किया। आज रशिया को वो खत्म करने के चक्कर में, या अमेरिका को खत्म करने के चक्कर में चाइना रशिया की तरफ जा रहा है। तो ये सब जो समीकरण बन रहे हैं, ये बिल्कुल ये दर्शाते हैं कि साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परमानेंट इंटरेस्ट है, परमानेंट फ्रेंड्स कोई नहीं है। और अगर वो यहाँ अपनी प्रेजेंस बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई एशिया के ऐसे देश है जो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चाइना का जिस तरह से फुटप्रिंट बढ़ रहा है या वर्चस्व बढ़ रहा है, वो उसकी जो सलामी स्लाइसिंग की जो उसकी टैक्टिक्स है, या जो उसकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, उसको समझ चुके हैं। तो यहाँ उसको कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि क्यों बांग्लादेश में इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली। और जो तो आप सीधे तौर पर हम बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस तो बिल्कुल अमेरिका से ही नाता रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका में एक इस तरह का स्पेशलाइज्ड इदारा है जो खाली इंटरनेशनल अफेयर्स को ही देखता है, और इस तरह के जो समीकरण हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं, कहाँ सरकार बनाई जाए, कहाँ गिराई जाए, उसमें उनका दखल होता है। तो यकीनन इसकी जो साजिश है वो वहीं रची गई है। और ये एकदम, देखिए, इतनी बड़ी सेना है उसके पास, क्या स्टूडेंट अनरेस्ट एक सरकार को गिरा सकता है? बिल्कुल। और जब ये शेख हसीना ने काफी जो मांगे थी वो मान भी ली जी। और बिल्कुल 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया था, तब भी इस आग को और भड़काया जाता रहा। और ये यकीनन है कि अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस हैं, लेकिन आका 7 समंदर पार भी हो सकते हैं। सिकंदर साहब, ये भी सवाल यही कि ये अमेरिका की आवाज़ बनकर आए हैं, अमेरिका के एजेंडे को लेकर आए हैं मोहम्मद यूनुस? देखिए, जो हालात अभी देख रहे हैं, जो आज 2 दिन से चल रहे हैं, इसको हम मजबूती के साथ नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ है। अगर यूनुस को वहाँ पर अगर प्लान किया गया है कि साहब वो अमेरिका के शेख ऊपर आए हैं, अभी अगर लूज टॉक करना शुरू करें, साहब ISI का रोल है, उन्होंने वहाँ पर किया है, CIA का रोल है, किया है। ISI के तो खैर उसमें है ही है, लेकिन आप देखिए, गौर करिएगा कि वहाँ पर शेख हसीना जब चाइना गई थी और वहाँ से नाराज़ होकर आ गई थी, कुछ पैसे का मामला था, जिनको फंड आना था, उसके बाद चाइना का मूड ख़राब हो गया था। लेकिन चाइनीज़ लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है बांग्लादेश के अंदर, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे एक्सपोर्ट का हो, चाहे इंपोर्ट का हो, उनके साथ बहुत जुड़ा रहा है। और रही अमेरिका की बात, अगर आप स्ट्रेटजिकली देखिएगा अमेरिका का, कि वो चाहेंगे कि हम बांग्लादेश में दखल दे करके वहाँ अपनी मर्जी की सरकार बना ले, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये भी श्योर नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कहने जा रहा हूँ, जो हालात हैं इस समय या इस वक्त कह लीजिए, जो वहाँ पर मारकाट हो रही है, ये कौन सी टैक्टिस है, कौन सा तरीका है, ये आपको लग नहीं रहा है कि इतना क्रूरटी के साथ किया जा रहा है? मैं इतना ही से कहना चाहूँगा कि जब ISIS ख़त्म हुआ था सीरिया और इराक से, और उसके लड़ाके गए कहाँ सारे?
और वो सब कहाँ हैं इस समय? उसमें बांग्लादेश के भी लड़ाके पहुंचे हुए थे, हमारे इंडिया से भी केरला के कुछ गए थे जो पकड़े गए थे, दुनिया के हर कोने से गए थे, गोरे तक के थे उसके अंदर, यूरोपियन भी थे। वो गए कहाँ? वो भीड़ में शामिल हो गए, बांग्लादेश वापस लौट आए। जो टैक्टिस है ना लूटमार करने की, जैसे मारकाट की जा रही है, उल्टा टांगा जा रहा है ऊपर से, आप देखिए ये कहाँ से आया है? आपने देखा नहीं कि जैसे सद्दाम हुसैन की मूर्ति गिराई गई थी, इसी तरह उनकी मूर्ति गिराई गई, जो उनका फाउंडर कह सकते हैं कंट्री का जी। तो ये कौन इसके पीछे हो सकता है? इसके पीछे वो भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं जिनको पनाह नहीं मिल रही है, जो वहाँ से भगा दिए गए हैं। अब सऊदी के जो प्रिंस आए हैं जब से, सलमान, उन्होंने भी इन पर रोक लगानी शुरू कर दी है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इन लोगों को। तो ये कहना कि सिर्फ अमेरिका हो सकता है, इसमें चाइना भी हो सकता है, और हमें तो बहुत ज़्यादा उसमें चाइनीज़ रोल लग रहा है, क्योंकि जो तरीका है वो बड़ा ही कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, बिल्कुल। मोहम्मद यूनिस का चेहरा जो सामने किया गया है, उसी लेकर ये है कि भाई मोहम्मद यूनिस का चेहरा कैसे, और क्या मोहम्मद यूनिस अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे या चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये सब अवसरवादी हैं। हाँ। ये सब जो है मौका परस्त हैं। ये ना चाइना के साथ होंगे, ना ये अमेरिका के साथ होंगे, ये बांग्लादेश है। जब अपने जो उनके राष्ट्रपिता कह लीजिए, जिन्होंने इनको आज़ादी दिलाई, एक मुल्क खड़ा किया बांग्लादेश, उनके खुद ना हुए वो, और क्या हालत करी है देख लीजिए। आपको जो रोज़ टीवी के ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल। ये फेस किसका हो सकते हैं ये भी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि सब मौका परस्त है और मौका परस्ती हो रही है वहाँ पर। जेके त्रिपाठी जी, डिप्लोमेटिक चैनल जरूर आप सरकार किसी की भी रहे, शेख हसीना रहे या फिर अब मोहम्मद यूनुस रहे, भारत को तो अब वो डिप्लोमेटिक चैनल से बात करने के लिए वही है। अब आप बांग्लादेश में सरकार मोहम्मद यूनुस है तो अब हमें उनसे ही बात करनी होगी। और हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि वहाँ रह रहे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा, जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा। और इस लिहाज से आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है और उसके बाद सामान्य हो जाएंगी चीज़ें, और भारत के इंटरेस्ट के लिए ये कितना एक बेहतर है या फिर कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए सुमित, जहाँ तक अभी मोहम्मद यूनुस की सरकार का सवाल है, ये सरकार जो है ये अभी केयरटेकर सरकार, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है, प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी प्रोमोलगेट कर दिया है ऑर्डर, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है। ये सरकार तब तक रहेगी जब तक कि नया इलेक्शन नहीं हो जाता, और उसके बाद नई फुल फ्लेजेड सरकार नहीं आएगी। नई फुल फ्लेजेड सरकार जो आएगी, मेरा पूरा मानना है कि वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की होगी, क्योंकि जो और पार्टी था और प्लेयर्स हैं, अवामी लीग की कमर तो एक तरह से तोड़ी जा चुकी है। एक पार्टी जिसका नेता बाहर भाग गया हो, जिसके सेकंड रंग के सेकंड कमांड के लोग जो हैं वो या तो मारे गए हैं या बाहर भाग गए हैं या उनके घर जलाए गए हैं, उनके कार्यकर्ताओं के घर जलाए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अवामी लीग जो है फिर से सिर उठा सकेगी। खासतौर से तब जब आपने देखा कि कैबिनेट गठन के लिए जो मीटिंग जनरल ने बुलाई थी, सेना के जनरल ने, उसमें अवामी लीग को बुलाया ही नहीं गया। तो ले देकर के जातीय पार्टी का अस्तित्व नगण्य हो चुका है। ले देकर के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ये खालिदा जिया की। खालिदा जिया के बेटे आ सकते हैं। खालिदा जिया तो काफी, वो भी 79 साल की अभी हो जाएंगी 15 तारीख को, उनके बेटे आ सकते हैं। आप ये देखिएगा कि 2018 में खालिदा जिया के बेटे की लंदन में ISI के चीफ से बात हुई थी, और ये फिर मीटिंग दूसरी 2019 में वहां हुई थी। खैर वो सब छोड़िए, अभी जिसकी भी पार्टी आएगी, खालिदा जिया की भी अगर पार्टी आती है, तो हमारे सामने तो मजबूरी कहिए या डिप्लोमेटिक नेसेसिटी कहिए कि हम सरकार से डील करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं। तो हमें जो भी सरकार का अध्यक्ष होगा उससे डील करना ही होगा, और हम ये करते रहे। इसीलिए देखिए, डिप्लोमेसी में कहते हैं कि एक चैनल कम से कम कम्युनिकेशन का खुला रखना चाहिए। जब 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे जी, तो उन्होंने 2015 में भी उन्होंने खालिदा जिया से बात की थी। शेख हसीना के विरोध के बावजूद खालिदा जिया से भी मिले थे, और अगले साल खालिदा जिया भी यहाँ आकर के सरकार के लोगों से मिली थी। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव होगा और चुनाव के बाद खालिदा जिया की पार्टी की सरकार आएगी, उनका बेटा बने। मौजूदा स्थिति में, क्योंकि 3 से 4 महीने तो मुझे लगता है कि चुनाव अभी 3 से 4 महीने बाद ही होंगे, और चुनाव में अवामी लीग को तो ख़त्म कर दिया गया है, तो BNP, वो चुनाव सिर्फ दिखाने के लिए होगा, BNP की सरकार आएगी। अभी मौजूदा स्थिति में जो वहाँ हालात बिगड़े हुए हैं,
हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, और इस तरह की अराजक स्थिति क्या सामान्य हो पाएगी? अंतरिम सरकार का आका कौन? जेके त्रिपाठी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसमें मैं एक चीज जो ऐड करना चाहूंगा कि अभी करंट सिचुएशन, आपने चुनाव की बात की, ठीक है, अभी करंट सिचुएशन में भारत के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, अभी करंट सिचुएशन में इवन कैबिनेट के गठन के पहले से ही हम वहाँ के सेना के जनरल से, वहाँ के सेनाध्यक्ष से बात कर रहे हैं और हमने उनसे ये कहा भी है कि मतलब हमारे हमारे जो रिश्ते हैं सिर्फ शेख हसीना के साथ नहीं है या सिर्फ खालिदा जिया के साथ नहीं, हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ और एज सच बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, चाहे वो बांग्लादेशी नागरिक हो और भारतीय नागरिक जो है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश पे होती है और इसलिए हम उनसे संपर्क में हैं और लग रहा है कि थोड़ा बहुत कहीं शुरुआत हो रही है, क्योंकि एक दो जगह सुनने में आया है कि आर्मी ने फ्लैग मार्च किया है, एक दो जगह जाके लोगों को रेस्क्यू किया है, लेकिन ये इतनी धीमी गति पे चल रहा है कि ये इसमें तेजी लाने की जरूरत है। पुलिस तो बेबस होकर थाने छोड़ के भाग गई है, पुलिस का तो कुछ ठिकाना नहीं, तो लेकिन यह है कि इसमें समय लगेगा थोड़ा। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि देखिए, जमाते इस्लामी ने तो हल्ला कर दिया कि, और इसके पीछे जमाते इस्लामी है 100% मान लीजिए, आईएसआई के सहयोग से जमाते इस्लामी जो है वो हिंदुओं के घर जला रही है, फूंक रही है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि शेख हसीना जहाँ रुकी हुई इंडिया में उस जगह पर हमला करो। उन्होंने ये कहा था कि जहाँ भारतीय उच्चायोग है, भारतीय उच्चायोग को और उसके अधिकारियों कर्मचारियों के घरों को घेरो, ये तो कहा था, तो इससे मतलब साफ लगता है। कल्चरल सेंटर पर तो हमला कर भी दिया उन्होंने, कल्चरल सेंटर को तो तबाह ही कर दिया। तो लेकिन हमें अभी ये देखना है कि अगर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर बांग्लादेश ये नहीं मानता है, वो कहता है कि 1,38,000 हिंदू जो हैं हमारे हैं, आप हमको क्यों वो कर रहे हैं, आप हमारे आंतरिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2.5 करोड़ के करीब बांग्लादेशी यहाँ हैं और वो 2.5 करोड़ ज़्यादातर उसमें से इलीगल है। हम अगर उनको भेजना शुरू कर दें, जबरदस्ती ठेलना शुरू कर दें, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी के ऊपर तबाही हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल है कि हमारे यहाँ भी कई जयचंद मौजूद हैं जो ये करने नहीं देंगे और वोट बैंक बन चुका है। काफी जो है ये इसमें समय भी लगेगा, क्योंकि उन लोगों को चिन्हित करके उनको हटाना, इसमें हमारे यहाँ के लोग, विरोधी पार्टियां जैसा कि आप देख रहे हैं, वो क्या करेंगी ये सभी को मालूम है। तो वो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अभी तो यही है कि हमें बार बार बांग्लादेश की आर्मी हो या बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार हो, उसको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि देखिए, भारत के जो प्रोजेक्ट थे, भारत का जो बिजनेस था, वो सिर्फ शेख हसीना से नहीं था, वो बांग्लादेश से नहीं, और वो जरूरत तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी होगा ना, उन्हें भी तो, अब ठीक है, अंतरिम सरकार जो भी, अर्थव्यवस्था तो चाहिए उनको भी, सड़क पर जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें नौकरी चाहिए। और कुछ दिन बाद बांग्लादेश, आप देखिएगा, कुछ दिन बाद बांग्लादेश में जो भी सरकार रहेगी वो भी मानेगी, जैसे मालदीव धीरे धीरे पटरी पे आया, वो भी मानेगी कि इतने बड़े पड़ोसी देश के साथ जो सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, 13 अरब डॉलर का हमारा बांग्लादेश के पिछले साल का हुआ है बिजनेस, जिसमें 11 अरब डॉलर की चीजें हमने उन्हें भेजी, 2 अरब डॉलर की उन्होंने, तो वो भी मानेंगे। और 8 अरब डॉलर का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ रेल, नदी और रोड, मतलब कट्टरपंथियों के भरोसे अगर बांग्लादेश सरकार नहीं चल पाएगी। आपको रोटी चाहिए, खाने के लिए नौकरी चाहिए, काम चाहिए, वहाँ फैक्ट्रियाँ कई सारी हैं जो भारतीय चला रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सवाल, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, जो सवाल यहाँ पर एक उठा है कि इसके पीछे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जो कैप्टन सिकंदर साहब कह रहे थे, आईएसआईएस का रोल हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, कैप्टन साहब का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जितने भी इस तरह की तंजीमें हैं या जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दहशतगर्दी में या इस तरह की सैबोटाज या सबवर्जन में विश्वास रखते हैं, वो सब ऑर्गेनिकली लिंक्ड हैं। और इस बात से बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते कि भाई आईएसआई के लिंक आईएसआईएस से नहीं है
या अलकायदा से नहीं है या और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे नहीं है। क्योंकि देखिए आज जिस तरह का हाइब्रिड टेररिस्ट देखने को मिलता है वो बड़ा टैक्स हेवी है, वो बड़ा उसके भी अपने पॉलिटिकल एम्बिशन है। तो वो ये सीधे चाहते हैं सीधे कि कहीं ना कहीं ये इंडिया पर एक शैडो अटैक है। से अगेन दोबारा के इंडिया पर ये एक तरह से परोक्ष रूप से ये अटैक है कि अब सीधे सीमा पार से घुसपैठ करेंगे तो हम स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो इधर बांग्लादेश से घूम कर आते हैं। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश की जो जमीन थी वो पहले भी कई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थी, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, वहां के कई स्लीपर सेल्स थे, क्योंकि सारा इन्फिल्ट्रेशन जम्मू कश्मीर या ये सब रीजन से नहीं है, बाकी जगह से भी है, नेपाल से भी कुछ लोगों को दाखिल किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि वहां इस तरह की सरकार है जो स्पॉन्सर की गई है। कैप्टन सिकंदर साहब, एक सवाल तो ये बनता है कि देखिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लेकर भले ही हम कयास या फिर एक दावा कर सकते हैं, लेकिन चीन को लेकर तो पुख्ता सबूत हैं। जिस तरह से वो हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं, श्रीलंका में, मालदीव, नेपाल हो और अब बांग्लादेश में भी, ये पूरी रणनीति के तहत भारत को घेरने की ये साजिश। जी हाँ, बिल्कुल। और चीन ने देखिए बंगाल की खाड़ी में अपनी दस्तक दी है। जो कोको आइलैंड म्यांमार ने उसको किराए पर दे दिया है, वहाँ पर उसने 300 फीट की उसकी हाइट है आइलैंड की, बहुत छोटा सा आइलैंड है। और ये 19 जुलाई 1947 को हवाले कर दिया गया था। और ये लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने डायरेक्टली मांग लिया था जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप देने के लिए मना कर दिया था लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने कि हम देंगे नहीं। पाकिस्तान लोग मांग रहे थे कि हमारे जहाज़ आएंगे, आने जाने में दिक्कत होगी तो वहाँ पर उनको राहत मिल सकती है, उनको फ्यूल मिल सकता है, खाना मिल सकता है, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया था। लेकिन 19 जुलाई अगस्त की जो पार्टीशन होने से पहले का दिन थे, वो 20-22 दिन रह गए थे, तो उसमें बैठ करके उन्होंने कोको आइलैंड को बनाया कि कोको आइलैंड हम ना छोड़ें। तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब को उनका मैसेज जवाहरलाल नेहरू साहब पास भेजा कि अब मिलना चाह रहे थे। तो पार्टी चल रही थी उस दिन, इवनिंग का टाइम था, ये 19 जुलाई 47 की बात है। उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा भाई एक छोटा सा आइलैंड है, क्योंकि हमारा भी एजेंसी है, म्यांमार में, उस ज़माने बर्मा था, वहाँ पे ब्रिटिश एजेंसी थी, हमें आने जाने में दिक्कत हुई, ये छोटा सा आइलैंड है, आप उसको छोड़ दीजिए। तो कहला आप ले लीजिए। नेहरू साहब ने दे दिया वो कोको लैंड अभी 98-99 में किराए पे म्यांमार ने दे दिया है चाइना को। वहाँ पे उसके रडार लगे हैं, हमारे जितना भी यहाँ पे स्पेस रिसर्च का प्रोग्राम हो रहा है, जितने हमारे फाइटर नेवल के उड़ते हैं, और बंगाल की खाड़ी में जितनी हमारी डिफेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर नज़र रखी जाती है। अब वो बांग्लादेश में ये पहुँचा है। इसी तरह आप देखिएगा श्रीलंका में भी यही था, और अभी मालदीव में भी ये मामला चल रहा था, बेस बनाना चाह रहा था। तो हम तो चारों तरफ से घिर रहे हैं, और चाइना की ये स्ट्रेटजी है। नेपाल पहुँच चुका है। नेपाल की जो रनवे थी वो देखिए, आपका बहुत छोटा एयरपोर्ट होता था भैरवा का, छोटे जहाज उतरते थे, उन्होंने लंबी रनवे कर दी, जेट रनवे कर दी, वहाँ से फाइटर ऑपरेट कर सकते हैं। पोखरा के रनवे को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, वहाँ फाइटर वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, और चाइना के दखल है नेपाल के अंदर। तो कहते हैं एनिमी एट द गेट। हमारी फिर स्ट्रैटेजी क्या हो? स्ट्रेटजी साहब, हमको तो उनको चेक लगाना पड़ेगा किसी भी तरह, हमें लोग अपनी डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा। हम घिर रहे हैं चारों तरफ से। तो ये बांग्लादेश में खासतौर पर मोहम्मद यूनुस को अमेरिका से लिंक किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं चाइनीज। मैं फिर कह रहा हूँ, तो मोहम्मद यूनुस क्यों? ये मोहम्मद यूनुस को ये अंतरिम सरकार के लिए इनको बना दिया गया है। ये बहुत बड़ा ब्लफ दिया जा रहा है, और ये जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह की गेम सेट करती हैं उसके बाद बदल देंगे, आप देख लीजिएगा। इनको भी टेम्परेरी बैठा ला जा रहा, आप देख लीजिएगा। ये बहुत दूर की बात नहीं है कि मोहम्मद यूनुस जो है उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, नहीं। देखिए जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल अभी जैसा कहा गया, बिल्कुल सही कहा गया कि कहीं ना कहीं से आईएसआई उनको सपोर्ट करती है, कनेक्टेड है उनके साथ, चाहे आईसिस हो, चाहे अलकायदा हो, जैश ए मोहम्मद, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं रिश्ते हैं। अरे पूरी सेमिनरी चलवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, यही इनकी टेररिस्ट सेमिनरी है। टेररिस्ट वहाँ से ट्रेंड होकर आते हैं, कौन चला रही है? आईएसआई चलवा रही है। तो वो उस जगह पर, जबकि अमेरिका खुद कहता है कि टेररिज्म के अगेंस्ट है, लेकिन वहाँ पर बंद नहीं कभी हुए हैं। आज वो बांग्लादेश में घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश का एक जो वजह है वो वजह है चाइना की, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का है वो बड़ा सेंसिटिव है, उसका मैं यहाँ पे जिक्र करना नहीं चाहूँगा। जहाँ जहाँ पे हमको डिस्टर्बेंस हुई है और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस मिला है, वहाँ भी आजकल कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, उसमें भी चाइनीज़ कनेक्शन है। तो ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, फिर डिफेंस को हम मजबूत कैसे करें? चारों तरफ से गिर रहे हैं, बांग्लादेश में भी वही स्थिति बन रही है, और यहाँ भी कट्टरपंथियों की आड़ में चाइनीज़ जो हैं वो अपना हित साधेंगे और भारत को घेरने की कोशिश, भारत पर नजर रखने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह के जियो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स देखने को मिल रहे हैं,
भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि शेख हसीना की जो रजीम थी वो बांग्लादेश एक बहुत अच्छा एलाई था भारत के लिए, और एक फ्रंट पे हम सिक्योर थे, क्योंकि अगर ये जो दहशतगर्दी ताकतें हैं अगर वो सत्ता में या सियासत में आ जाती हैं तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम 2.5 फ्रंट की बात कर रहे थे, नाउ वील हैव टू टॉक ऑफ 3.5 फ्रंट। और क्योंकि बांग्लादेश का सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत का अगर किसी देश से लगता है तो करीब 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो बांग्लादेश के साथ है। बॉर्डर पूरा पोरस है, और आईएसआई बिल्कुल ये चाहेगी कि साहब इस सिचुएशन को वो एनकैश करें। आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया पे काफी ये चीजें दिखाई जा रही हैं कि वहां एक बड़ी खुशी की लहर है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और भारत को मतलब इसके लिए एक प्रॉपर रणनीति, कूटनीति और जिसे कहते हैं कि राजनीति तैयार करनी पड़ेगी। केवल स्टेटमेंट देने से, केवल ये देने से कि साहब हम ये कर लेंगे, हम वो होगा और अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये आखिरी हमारा वो है, वार्निंग है, इन सब से काम चलने वाला नहीं है। नहीं, यहाँ पर तो सबसे बड़ी चिंता की बात है, ठीक है, कि आपने सही कहा कि अब बॉर्डर पर सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है। जैसे कि अभी शरणार्थी की भेष में भी कोई आतंकी घुस सकता है। अब बांग्लादेश बॉर्डर पर अब यहाँ स्थिति ये हो गई कि कट्टरपंथी अगर वहां पर हैं इस मोड में कि वो कुछ भी कर रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो वो तो आराम से बांग्लादेशी बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक पाकिस्तानी जो है वो घुसपैठ करते थे इधर पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर एलओसी से, अब यहाँ इस बॉर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घुसपैठ करने के लिए। अब बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए आप ये देखिए नेपाल जैसे देश को अगर आईएसआई ने इस्तेमाल किया है और कर रहा है, तो बांग्लादेश में तो अब उनकी जो सपोर्टेड गवर्नमेंट होगी तो वो ये चाहेंगे कि भाई भारत की जो ट्रुप्स हैं या भारत कम से कम 3 फ्रंट्स पे एंगेज हो। 3 क्या, मैं तो 3.5 कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न फ्रंट खुला हुआ है। सन 71 की लड़ाई मुझे याद है, मतलब हमारे फादर बताते थे, हम तो छोटे थे, बाद में वो बताते थे कि साहब किस तरह से भारत ने 2 फ्रंट पे वॉर लड़ा। उधर वेस्टर्न ईस्टर्न पाकिस्तान पे अटैक चल रहा था तो उसने वेस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ाई छेड़ दी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के पास जो रिसोर्सेज हैं वो डेन्यूड होंगी, क्योंकि हमारा जो डिफेंस पोस्चर है उसको हमें रीडिफाइन और डिप्लॉय करना पड़ेगा, और ये भारत की इकोनॉमी के लिए काफी बड़ा ड्रेन होगा। और खासकर जिस तरह से आप ये देखिए कि हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज देखे जा रहे हैं वो यकीनन उनको दोबारा एक रीलुक देना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आएगा अगर वहां जो इस तरह के जो दहशतगर्दी जिनको जो पसंद करते हैं उस तरह की सरकार कोई सत्ता में आती है। अब जिसके चांसेस हैं जैसा कि यहाँ पर सब कह रहे हैं कि जमात इसमें पीछे, पर्दे के पीछे मोहम्मद यूनुस तो चेहरा है, जमात इसके पीछे है, आईएस और आईएसआई इसके पीछे है, तो ये बिल्कुल है संभावना कि कट्टरपंथी की सरकार बनने जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरा है। लेकिन सवाल यहाँ है कि कूटनीति क्या होनी चाहिए जेके त्रिपाठी जी? ऐसी कौन सी कूटनीति हम अपनाएं कि चाइना को ये जो स्ट्रेटेजिकली वो पूरा घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है और कामयाब भी हो रहा है कुछ हद तक, उसे हम कैसे रोकें? देखिए सुमित जी, पहली चीज मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कूटनीति जो होती है या विदेश नीति जो होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। वो ये नहीं होती कि यहाँ से यहाँ तक कूटनीति ऐसी रही और इस सन से इस सन तक, इस साल तक कूटनीति ऐसी रही। अभी जो कूटनीति हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, संभल के चल रहे हैं। और जो चीज ये देखिए, हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही हाय तौबा मचाने लगते हैं। कोई चीज होती है, हालांकि होती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, दुखद घटना होती है कि इतने हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और लोग ये वो कर रहे हैं कि भारतीय कूटनीति विफल हो रही है। क्या देखिए, ये शतरंज का खेल चलता रहता है। पिछले 75-76 साल से आपने देखा चलता रहा है। एक समय था जब नेपाल हमारे साथ में था, जब सारे देश हमारे साथ में थे एक तरह से, नीचे के मालदीव और वो भी 75 तक था।
75 से नेपाल हमसे रुष्ट होना शुरू हुआ, 90 से श्रीलंका हमसे रुष्ट होना शुरू हुआ, बांग्लादेश के साथ तब भी हमारे 75 तक रिश्ते अच्छे थे। उसके बाद एक दौर आया जब चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ इन देशों के रिश्ते अच्छे हो गए। फिर जो दौर आया हमारे रिश्ते अच्छे हुए बांग्लादेश के साथ, मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ। अब मालदीव में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे। बांग्लादेश में हुआ तो फिर अभी भी तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो ये चलता रहता है और कभी वो ऊपर कभी हम नीचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम हार गए हैं या हम कुछ नहीं कर रहे हैं या हमारी रक्षा नीति या विदेश नीति एकदम फेल होगी। ये चलता रहेगा। आप देखिए कितनी भी अच्छी विदेश नीति हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, क्योंकि ये तो शतरंज का खेल है। ये चलेगा और लगातार चलता रहेगा। कुछ साल हम ऊपर रहेंगे, कुछ साल वो ऊपर रहेंगे, लेकिन हमको अपने गार्ड्स को लेट ऑफ नहीं करना चाहिए, अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहिए और अपने बाहरी पोस्चर को मजबूत किए रहना चाहिए। तो सवाल तो यही है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी कह रहे हैं कि कूटनीति पर ध्यान देने की जरूरत है और आप कह रहे हैं डिफेंस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। मुझे लगता है दोनों पर मुझे लगता है दोनों पर इस वक्त, और दोनों को वैसे ही रखना चाहिए। जल्दी से सर ब्रिगेडियर विनोद साहब। दोनों देखिए, मैंने तीनों चीजों का जिक्र किया। पाटिल साहब ने जो कहा मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि हमें देखिए कूटनीति, राजनीति और रणनीति तीनों को में समन्वय रखते हुए आगे हमें ट्रेड करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये मुझे लगता है कि यही वक्त अब आ गया है। और सवाल यहां पर एक और है, शेख हसीना भारत में ही है कैप्टन सिकंदर साहब, कि शेख हसीना के भारत में ज्यादा दिन तक रुकने से असर पड़ेगा डायलॉग पर? जी बिल्कुल पड़ेगा। वो तो सरफिरे लोग वहाँ पे आ ही रहे हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने उनको जो है रोका है और हम उनको सपोर्ट करें। मैसेज ये जाएगा हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो सरकार आ रही है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और वहाँ मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, सरफिरे लोग हैं। वहाँ तो कह दिया बिल्ली कहिए कौवा नाक लेके वहाँ तो हो गया गठन, सरकार का गठन हो गया, मोहम्मद यूनुस आ गया। मोहम्मद यूनुस तो अगर कुछ भी बात करने से पहले डिमांड रखेंगे शेख हसीना को लेकर, पहले वो करेंगे। आप देख लीजिएगा किस तरह की मांग रखी जा सकती है और उसके लिए भारत कितना प्रिपेयर है और क्या भारत के पास विकल्प बचता है, क्योंकि आपने तो यहाँ पर दे दी है, उन्हें सेफ हाउस में जगह दे दी है जी। अचानक रातों रात तो भगा नहीं सकते हैं। हाँ, वो सेफ उनका जगह जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ भेजा जाएगा। सरकार इस पर फैसला लेगी, सरकार का ही विषय है एक्चुअली। हम लोग भी इसके ऊपर कुछ दो शब्द कह भी नहीं सकते हैं। और किसी की जान बचाना भी तो हमारा धर्म है। वो पड़ोस का मुल्क का है, आया है, लेकिन उनको सुरक्षित कहीं भेजना पड़ेगा, कि वरना हमारे तो कूटनीतिक संबंध जो है ख़त्म हो जाएंगे उनके साथ। वही कहा था भी, साहब कह रहे थे कि सारे डोर बंद नहीं किए जाते हैं, सारे रास्ते जो हैं बंद नहीं किए जाते हैं, तो एक खुला रखना पड़ता है कि हमारा डायलॉग जरूर चले और हम कूटनीतिक तरीके से हम उसको बहाल तो नहीं कह सकते हैं, हाँ बना के रखें कॉन्टैक्ट उनके साथ, जो भी नई सरकार आ रही है। तो ब्रिगेडियर विनोद जी, शेख हसीना को लेकर फिर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है भारत की? देखिए, शेख हसीना और भारत के जो संबंध थे वो काफी प्रगाढ़ और बड़े मधुर रहे हैं। भारत ने जब शेख मुजीबुर रहमान साहब का जो कत्ल हुआ था उसके बाद भी इन दोनों बहनों को शरण दी थी। तो मुझे नहीं लगता कि भारत और हमारी इस तरह की सोच भी है कि हम शेख हसीना को वी विल लीव हर इन लंच। तो जब तक उन्हें कोई सेफ हेवन या सेफ कॉरिडोर नहीं मिलता है तब तक वो भारत में ही रहेंगी। और मेरा अपना ये मेरे जाती तासुरात है कि साथ हमें रखना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ऐसे छोटे छोटे देशों की वजह से, क्योंकि अगर हम अपने आप को रीजनल पावर का दर्जा दे रहे हैं या हम एक सुपर पावर का सपना सजोए बैठे हैं, तो इस तरह के जो पॉलिटिकल असिस्टेंस है या पॉलिटिकल सपोर्ट है या हमारी जो रीजनल इक्वेशन है उसमें हमें अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और हमें एक मस्कुलर नेशनलिज्म का इजहार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से कूटनीतिक डायलॉग की अगर बात हो रही है तो हम तो उनसे बात करेंगे जो वहां पर अब सरकार में आ रहे हैं, जो जैसा कि कैप्टन सिकंदर साहब ने कहा कि सिरफिरे लोग, तो उनसे बात करने के लिए तो फिर वो तो शेख हसीना को एक मिनट के लिए भी देखना नहीं चाहेंगे कि आप शेख हसीना को अपने पास रखे हुए हैं और आप हमसे बात करने आ रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो सरकार आती है, अगर आप अफगानिस्तान का भी एग्जाम्पल लें तो उसके दो पहलू होते हैं। एक उसका एक नजरिया होता है हाउ टू लुक इनवर्ड्स एंड हाउ टू लुक आउटवर्ड्स।
क्योंकि उसका जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कंट्रीज हैं बाकी, उनके साथ उसका जो नजरिया है वो अलग होगा, उससे बात करने का डायलॉग अलग होगा, और इंटरनल जो समस्याएं हैं, जो आंतरिक समस्याएं हैं, उसको डील करने का उसका एक दूसरा नजरिया होगा। तो यकीनन वो चाहेंगे, क्योंकि देखिए केवल बांग्लादेश केवल वायलेंस या स्लोगनबाजी या किसी विचारधारा पे तो चल नहीं सकता, उसे अपनी इकोनॉमी को संभालना पड़ेगा। और जैसा त्रिपाठी साहब ने कहा था कि अगर भारत ने ये स्टैंड ले लिया कि साहब हम सारे जितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हम वापस बांग्लादेश भेजेंगे, तो उनकी पूरी इकोनॉमी बिल्कुल टॉस हो जाएगी या इट विल बाउंस। तो भारत को ये चाहिए कि वो एक मिडिल पाथ मानते हुए रिहेबिलिटेशन शेख हसीना जी का किसी ऐसे देश में जहां वो खुद को कंफर्टेबल फील कर सकें, वहां उनको मतलब भेजना चाहिए। और साथ ही साथ डायलॉग भी हमें अपने जो नई सरकार है उसके साथ करनी चाहिए कि भाई जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं या जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है वो एकदम फौरी तौर पे वो बंद हो और सरकार उनको सुरक्षा मुहैया करे, क्योंकि यकीनन भारत एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, तो उसको चाहिए कि वहां के लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको हम बरकरार रखें और लोगों का ट्रस्ट जो भारत की सरकार है उसमें जागृत हो और सीमेंट हो। ठीक है कैप्टन सिकंदर साहब, आखिरी सवाल, हिंदुओं पर क्यों, हिंदुओं पर अटैक क्यों? ठीक है चाइना का इंटरेस्ट हो सकता है और तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन हिंदुओं पर अटैक क्यों? देखिए मैंने बताया था इसमें कहीं ना कहीं से वो तंजीमें, वो ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं जो लूट मार और मार काट कर रही हैं, हिंदुओं को मार कर करके ज़्यादा के निशाना लगा कर उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं और जुल्म उनके ऊपर ढाया जा रहा है, जबकि वो बेगुनाह है, वहाँ तो सर उठाते नहीं थे, तो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश के अंदर और उनके साथ किया जा रहा है। तो इसकी लगता है कि वो सारी तंजीमें जुड़ गई हैं किसी भी तरह से, ये सरकार को हम इस्लामिक बना कर रखें या बांग्लादेश को इस्लामिक कंट्री बनाने की तैयारी की जा रही है। और मैंने बताया ना यूनुस साहब ही दिखाने के लिए सिर्फ ये फेस हैं सामने, ये पूरी सारे मिल करके जमात इस्लामी हो, चाहे आईसिस का हो, चाहे आईएसआई हो, इसको इस्लामिक डिक्लेयर करने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा इसी 6 मंथ के अंदर ये होगा और ये हिंदुओं को वहाँ से निकालना चाह रहे हैं, हिंदुओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं, जो कर रहे हैं जुल्म उठा रहे हैं, इनकी बता रही जो आईसिस के साथ करते चले आ रहे हैं लोग, किस तरह आईसिस ने किया, किस तरह तालिबान ने किया, मुजाहिदीन ने किया, ये सारे करते चले आ रहे हैं। तो क्या ये भारत होने देगा ब्रिगेडियर विनोद जी? भारत यकीनन नहीं होने देगा, लेकिन भारत को चाहिए कि जैसे ही स्थिति थोड़ी स्टेबलाइज होती है, उनकी सिक्योरिटी और उनकी जो सेफ्टी है उसको मद्देनजर रखे। अगर इस तरह का नहीं होता है तो जो प्रेजेंट मौजूदा सरकार है उस पर भी लोग सवाल पूछेंगे, और क्योंकि जो हिंदू वहां रह रहे हैं वो भी दे आर ऑल्सो लुकिंग एट अस, तो यकीनन सरकार से उनको बातचीत करनी चाहिए और इमीडिएटली ये सब जो तशद्दुद की वारदातें हैं वो बंद। चलिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए और तमाम पहलू समझ में आए। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी बहुत शुक्रिया, कैप्टन सिकंदर रिजवी जी बहुत शुक्रिया। तमाम पहलू हैं, तमाम सवाल हैं, कई सारे सवाल ऐसे भी हैं जिसके जवाब हमारे पास नहीं है। ज़रूर सरकार इस बारे में जवाब तलाशने की कोशिश भी कर रही होगी या फिर कुछ स्ट्रैटेजी बनाई भी होगी कि आगे किस तरह की स्थिति बनती है और वैसी परिस्थिति में कैसे हम कूटनीति, राजनीति और रणनीति, जैसा कि ब्रिगेडियर विनोद दत्ता ने कहा, इन 3 शब्दों को लेकर चलना होगा और इन 3 शब्दों पर ध्यान देना होगा, इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ये तो तय है कि मोहम्मद यूनुस सिर्फ मोहरा है, चेहरा है, आका कोई और है।